तो जर्नल एक्सेप्शन बीएनएस सेक्शन 14 से लेके 44 जो आज हम करेंगे इसको, और 76 से लेके 106। अब जर्नल एक्सेप्शंस, ये जो वर्ड एक्सेप्शंस है इसका हिंदी मीनिंग होता है अपवाद, और जर्नल का मतलब होता है सामान्य अपवाद। तो जर्नली कुछ चीजों को क्राइम से बाहर रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ प्रोटेक्शन में अगर आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसको बाहर रखा गया है। या फिर अपनी को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी और को बचाने के लिए कोई भी ऐसा कदम आप उठाते हैं तो उनको बाहर रखा गया। ऐसे और कितनी चीज हैं जिनको जो है क्रिमिनल एक्टिविटी से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पे हम चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को देखेंगे, क्योंकि आईपीसी से बीएनएस का जन्म हुआ है। ठीक है, बीएनएस निकला है आईपीसी से। तो यहाँ पर हम आईपीसी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे जहाँ पे जनरल एक्सेप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे बताया गया कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको क्रिमिनल होते हुए भी माफ कर दिया जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी होते हुए भी उसको क्षमा कर देते हैं। फिर अगला है इसी में आपका है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। अब हर एक्टिविटी को तो ये कहकर नहीं छोड़ा जा सकता ना कि ये जनरल एक्सेप्शन में कवर होती है, लेकिन ये जनरल एक्सेप्शन प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति के ऊपर बर्डन है या प्रशासन के ऊपर बर्डन है, जैसे स्टेट वर्सेस रामलाल आनंद, ना लायबिलिटी स्टेट की है या रामलाल आनंद की है अपने आप को जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में है या नहीं प्रूव करने के लिए, आपके हिसाब से किसकी लायबिलिटी है, स्टेट या फिर रामलाल आनंद? कोई भी गैस लगाए बोले, जितना बोलोगे उतनी सर क्लास में वॉइस अपने ब्रेक हो रही है, पार्टिसिपेशन माफी से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। बताइए। सर स्टेट स्टेट नहीं पता है तो मैं बताया, तो जनरल एक्सेप्शन उसको प्रूव करना है जिसको डिफेंस लेने। आरोप लगाने वाले ने आरोप लगाया आपके ऊपर और उसके पास प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। अब आप जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जनरली प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि वो जो है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जनरल एक्सेप्शंस को जो है वो एंटरटेन करता है या जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो ये एक्यूज जो सस्पेक्टेड पर्सन जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है उसको प्रूव करना पड़ता है, अपनी इनोसेंस से उसको प्रूव करनी पड़ती है। वो निर्दोष है ये कोई और प्रूव नहीं करेगा, वो खुद प्रूव करेगा बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जब भी इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, देखो सबसे पहले प्रोविजन ये होता है कि सबसे पहले आप चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट के अंदर। आप में से कितने लोग कोर्ट जा रहे हैं वैसे अभी तक? मैं जा रहे हैं सर। कितने लोग हैं जो कोर्ट जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं सर जी। मैं भी जाती हूँ। मैं भी जाती हूँ सर। आप में से कोई नहीं जा रहा है क्या? कितने लोग हैं जो अभी प्रैक्टिस में हैं? सर मैं भी हूँ। आई एम ऑल्सो हियर। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस में हैं तो आपको पता ही है कि जो क्रिमिनल का ट्रायल होता है वो एफआईआर से स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो वर्ड एफआईआर है, एफआईआर को अगर हम डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज एफआईआर? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये है कि पहली जानकारी मिली, किस रिगार्डिंग मिली कि क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म हुई है यानी कि क्राइम हुआ है। उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई। अब वो सूचना रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का क्या जिम्मेदारी बनती है? चार्जशीट ऐसे कुछ होगा सर। जांच करने की, उसके उस बाद पर पुलिस जांच करने की। इन्वेस्टिगेशन करती है। हाँ, जांच इन्वेस्टिगेशन करती है। होगी सर। इन्विटेशन सॉरी इन्वेस्टिगेशन करती है। उस इन्वेस्टिगेशन के दो रिजल्ट हो सकते हैं। पहला रिजल्ट, वो कन्विक्टेड हो सकता है यानी कि उसके ऊपर चार्ज लगा देती है पुलिस, कहती है हाँ ये दोषी आरोपी पाया गया, इसके ऊपर ये फला फला चार्ज लगा दी। दूसरा, वो निर्दोष हो सकता है कि कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला तो पुलिस उसको छोड़ देती है।
अब ये दोनों ही प्रोसेस में कोर्ट में कैसे जाते हैं? देखो, जब भी एफआईआर आएगी तो पुलिस को कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना, केस देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। अब मान लो कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत नहीं मिला, तो पुलिस कौन सी रिपोर्ट फाइल करती है कोर्ट में? स्टेटस रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट। पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन में इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके केस को क्लोज कर देती है। जो एक्यूज होता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है, केस खत्म हो जाता है उसके ऊपर। दूसरा, अगर दो निर्दोष सॉरी अगर दोषी पाया गया, उसके खिलाफ सबूत मिल गए, तब पुलिस कौन सी रिपोर्ट फाइल करती है? तब पुलिस की तरफ से क्या आती है? भाई इतने लोग कोर्ट जा रहे हैं तो आपको तो पता ही है ना। चार्जशीट। आई थिंक चार्जशीट आती है। चार्जशीट आती है सर। हाँ, फिर पुलिस की तरफ से चार्जशीट आती है। अब चार्जशीट में पुलिस क्या देती है? सेक्शन सब सेक्शन बताती है कि आईपीसी का ये सेक्शन लगा है, इसके ऊपर ये लगेगा। नहीं सर, पूरी कहानी बताती है हाँ, कैसे हुआ। कहानी भी बताती है और एफआईआर में जो सेक्शन लिखे हुए होते हैं उन्हें डिफाइन करती है, और जिस जिस मतलब पुलिस वाले ने ये सब वो करी होगी, जांच करी होगी ना, जो मेडिकल्स वगैरह हैं या कुछ भी है, वो सारी चीजें लिखी भी होती है सर उसके अंदर। आईओ भी पॉइंट होता है उसमें, आईओ है आप ना सर। देखो, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज आप सीख लो कि जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो चार्जशीट में कोई सेक्शन नहीं होते। सेक्शन लगाना, धाराएं लगाना, ठीक है, ये काम मजिस्ट्रेट का है। अब आप मुझे एक चीज बताओ सिंपल, जब हम सिविल पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है, तो क्या वहां पर हम सेक्शंस लिखना जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है? नहीं सर, उसमें एक्ट लिखना होता है कि केस उसमें हम फाइल कर रहे हैं बस। उसमें हाँ, सेक्शन उसमें लिखना होता है सिविल के उसमें अंदर। ऑर्डर और रूल लिखे जाते हैं किस उसमें हम कर रहे हैं। तो ये फर्क है सिविल और क्रिमिनल में। क्रिमिनल में चार्ज नहीं होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस डायरी और जर्नल डायरी, इन दोनों डायरियों में क्या फर्क है? कौन सी डायरी सर? पुलिस डायरी, पुलिस डायरी तो होती है उसमें क्या पूरी वारदात लिखती है वो इसमें। केस डायरी बोलो, पुलिस डायरी बोलो उसको। मतलब पूरी वारदात दिखती है ना कि जो घटना हुआ किस स्थल पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पे पूरी वो कर लिखी जाओ उसमें। हर एक केस के केस डायरी होती है जिसमें उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लिखता है, जिसको बुलाता है, पूछता है सवाल, वो सब चीजें वहां पर लिखी जाती हैं। और लास्ट में उसी डायरी के बेसिस पर चार्जशीट फाइल होती है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है। ये तो हो गई पुलिस डायरी, ठीक है, केस डायरी। अब जर्नल डायरी क्या होती है? जर्नल डायरी पुलिस के पास होती है या आम जनता के पास होती है? सारे हर पुलिस स्टेशन में होती है जो मेंटेन करी जाती है। जनरल डायरी हर पुलिस स्टेशन में होती है, जिसमें डे टू डे, जैसे मान लो थाने के एक रिसेप्शन है, वहां पे कोई बैठा है, कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, पूरे दिन में जो जो काम हो रहा है वो सब उसमें नोट किए जाते हैं, वो जनरल डायरी। उसका किसी भी केस से कोई रिलेशन नहीं होता, वो पुलिस की अपनी एक जनरल डायरी है, जिसमें पुलिस अपनी चीजें लिखती है कि आज ये इन्वेस्टिगेशन, ये बंदे को यहाँ अपॉइंट किया गया, उसको ये ड्यूटी गई, आज पुलिस स्टेशन में ये लोग आए, इस मैटर से आए थे, एसएचओ ने इन लोगों के साथ मीटिंग की, इस मीटिंग के ये परिणाम निकले, वो सब चीजें वहां पे नोट की जाती। तो ये बेसिक चीजें हैं जिस पे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि क्रिमिनल केस का ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, तो आप क्या बताओगे सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? एफआईआर होगी सर। सबसे पहली स्टेज कॉग्निजेबल होती है फर्स्ट ऑफेंस होगा सर। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जहाँ पे पुलिस को सूचना मिलती है कि क्राइम हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक आदमी झूठ बोलता है पुलिस स्टेशन जाकर, तो क्या पुलिस उसकी एफआईआर लिखेगी? नहीं। बाकी लोग बताओ। सर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तब लिखी जाएगी। सर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई झूठी जानकारी दे रहा है। सर लिखे तो गए लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो झूठी है सच्ची है। देखो, यहाँ पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर बताया हुआ है, इंफॉर्मेशन झूठी मिले सच्ची मिले, पुलिस के अधिकारी की जिम्मेदारी है
कि पब्लिक द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में रजिस्टर कर ले। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा कि ये फर्जी है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, झूठे आरोप लगाए गए, या फिर सच्चे थी इसमें एविडेंस मिले, सबूत मिले, ये सब चीजें वहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी। तो पहली इंफॉर्मेशन जो पुलिस को मिलेगी उस पर पुलिस का तुरंत फर्ज बनता है रिकॉर्ड करने का उसको, ठीक है। और एक कॉपी किसको दे देती है? जो रिकॉर्ड करवाने आता है, जो इंफॉर्मेशन देने आता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इंडियन एविडेंस कब आता है? जब चार्जशीट फाइल हो जाती है। चार्जशीट के बाद सेक्शन सब सेक्शन आ जाते हैं, फिर ट्रायल की सेकंड स्टेज आती है, एविडेंस स्टेज, जहाँ पे एविडेंस लाया जाता है। तो सेक्शन 105 बर्डन को शिफ्ट करता है एक्यूज्ड के ऊपर, क्लेमेंट। बट इन एक्सेप्शन सेक्शन 105 क्लेमेंट हैज प्रूव टू एग्जिस्टेंस द जर्नल एक्सेप्शंस इन द क्राइम। यहाँ पे क्लेमेंट को एक फैसिलिटी मिल जाती है कि वो एक्सेप्शंस को क्लेम कर सकता है। अगर कोई भी एक्सेप्शंस है किसी भी क्राइम की तो उसको क्लेम कर सकता है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो 76 के अंदर और 79 के अंदर कवर किया गया है। जब आप BLLB पढ़ रहे थे, LLB पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा होगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक इन लॉ। ये टॉपिक किस किस ने पढ़ा है? व्हाट इज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक इन फैक्ट? सर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक इन लॉ, ये BNS का सेक्शन 14 पढ़ा से तो लेकर है। 17 को कवर करता है। और कानून में किसको एक्सेप्ट किया जा सकता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट को या मिस्टेक ऑफ लॉ को? सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है और मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में आके ये बोले कि सर मैंने तो कानून की पढ़ाई नहीं की, मैंने कभी कोई कानून की किताब को उठाकर भी नहीं पढ़ा, मेरी फैमिली में कोई क्रिमिनल है भी नहीं, दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना वकील से, ना पुलिस से, ना क्रिमिनल से, तो मुझे कानून की कोई समझ नहीं, इसलिए आपने सर उसको एक बार छोड़ नोटिस दिया किया जाए। है सर जी? क्या कोर्ट उसको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी सर। एक बार नोटिस करिए, जब भी कोई नहीं गवाही सर, होती है सर, हाँ जी। आपने कई बार कोर्ट नोटिस वैसा प्रिज्यूम करेगा कि इसको कभी भी लॉ कोई की नॉलेज है। एक्यूज मान लो या फिर किसी अपराधी की गवाही मान लो, तो उसमें अपराधी जो है मतलब छुपाने की कोशिश करते हैं मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है। वो तो सबका हक है, अपने तो कौन सामने से कहेगा कि मैं मर्डर करा है। सर झूठे तो झूठे मिस्टेक गवाह। ऑफ फैक्ट जो है कानून में एक्सेप्ट है। आपसे तथ्य की गलती हो सकती है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका और मेरा लैपटॉप बिल्कुल सेम कंपनी का है, सेम कलर का है, सेम डिजाइन, सेम मॉडल है, दोनों एक ही जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप अपने घर गए तो गलती से मेरा लैपटॉप उठा के ले गए और मैं आपके खिलाफ चोरी की FIR दर्ज करा देता हूँ, लेकिन आप वहां पे जाके कोर्ट में ये कहते हैं कि भाई दोनों का सिमिलर दिखता था इसलिए मैं गलती से इसका उठा रहा है, तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी कि छोड़ देगी? सॉरी, एक्सेप्ट करेगी कि सजा देगी? आपको छोड़ एक्सेप्ट करेगी देगी सर। गलती मानते हुए, या फिर आपको सजा देगी चोरी की? दंड देगी सर, दंड। और कोई बताओ। यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है सर। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउड हो जाएगा, क्योंकि आपका और उसका लैपटॉप सेम कलर, सेम मॉडल, सेम कंपनी, ठीक है, और दिखता एक जैसा है, तो इसलिए आपने गलती से उसका उठा लिया, क्योंकि उसका उठाया तो अपना वहां छोड़ा ना। अगर आप दोनों ही उठा के ले जाते हैं तो फिर चोरी की सजा मिलती है। अब है जुडिशियल एक्ट। जुडिशियल एक्ट में भी एक्सेप्शन मिल जाता है। अब ये जुडिशियल एक्ट कौन से होते हैं? जुडिशरी द्वारा किए गए एक्ट, ठीक है, जजेस को परमिसेबल होते हैं। दूसरा, पुलिस अधिकारी को, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस भागते हुए चोर के पैर में गोली मार दे, तो वहां पे गोली मारने का कोई सजा नहीं होगी, ना कोई केस चलेगा पुलिस ऑफिसर के ऊपर। उस तरह के एक्ट को छूट दी हुई है। फिर एक्सीडेंट, अगर आपने जानबूझ के ना किया, एक्सीडेंटली ऐसा कुछ परफॉर्म हो गया, तो वहां पर भी आपको जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला जाएगा। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, जहाँ पे आपका मेंसरिया ना हो, मेंसरिया का एब्सेंस हो, या एक्ट डन बाय कंसर्ट, सामने वाले की मर्जी से आपने एक्ट परफॉर्म किया हो,
क्रिकेट टीम में मैच खेला जा रहा है, बॉलर बॉल डालता है, बैट्समैन के सर में लग जाती है हेलमेट तोड़ते हुए, और उसको इतनी खतरनाक चोट लगती है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या बैट्समैन बॉलर के खिलाफ कोई केस कर सकता है, नहीं अटेम्प्ट टू सर। मर्डर या किसी और चीज का? नहीं कर सकता। रीजन, जो ये टेक्निकल पॉइंट आते हैं ना, मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि धीरे धीरे बोलने से क्या है कि आपको ये टेक्निकल पॉइंट जो है कवर हो जाए, आगे एग्जाम में इन्हीं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर आपको घुमाएगा, इन्हीं के ऊपर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, जो टेक्निकल यही पॉइंट आपको आंसर लेने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए ये बहुत आराम से एग्जांपल के साथ मैं आपको ये सारे टेक्निकलिटी को बताता हूँ, और जो सिंपल सेक्शंस होते हैं उनको डायरेक्ट पढ़ के खत्म कर लेते हैं। तो कंसेंट का मतलब ये है कि जब दो लोग अपनी मर्जी से क्रिकेट मैदान में आए, तो उनको ये पता था कि बॉल लगने से चोट लग सकती है या बैट से चोट लग सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने अपने कंसर्न दिए ना मैच खेलने के लिए। उस दौरान अगर बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के कोई चोट लग जाती है, तो वहां पर उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगी। फिर है आपका ट्रिफलिंग एक्ट। ये ट्रिफलिंग एक्ट क्या होता है बताइए, और प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? सर टावर डिफेंस वो होता है जो हम अपना वो बचाते हैं, मतलब सामने वाले को निजी हमला बचाव करना में अलाउड है। है। और ये दूसरा था मामूली कार्य। मामूली कार्य में कौन से कार्य आते हैं? जिससे ना के बराबर नुकसान हुआ हो, जैसे बॉडी पे स्क्रैच लग जाना, मतलब ब्लडिंग में नहीं हुई, केवल स्क्रैच लगा, तो वो माइनर होते हैं जो ना के बराबर होते हैं। अब मैंने आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्लियर बता दिया था कि कोई भी अपराध नहीं, कोई भी काम अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानून में बाधा है, सॉरी कानून से बंधा है, या जो तथ्यों की गलती के कारण, कानून की गलती के कारण, मतलब नेक नियत से यह मानता है कि इसे करने के लिए कानून से बाध्य है। मतलब वो व्यक्ति उस फैक्ट को सच मान रहा है, और सच मान के वो परफॉर्म कर रहा है, और वहां पर बाद में पता लगता है कि जिसको वो सच मान रहा था वो सच नहीं, वो रॉन्ग है, तो वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, जिस वजह से उसके द्वारा की गई गलती के लिए कोई सजा उसको नहीं मिलेगी। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब भी आप दे रहे होंगे तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कि तथ्य की गलती होनी चाहिए, यानी कि फैक्ट का मिस्टेक होना चाहिए, सामने वाला उसको सच मान रहा हो। अगर उसको पहले से ही पता हो कि ये रॉन्ग है, तो वहां पर उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अब है गुड फेथ। गुड फेथ क्या होता है? सामने वाले ने जो काम किया है, जो गलती की है, वो इस विश्वास के साथ की है कि वो सही कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो गलत कर रहा है। फिर है आपका बिलीफ ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। अब ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? कानूनी दायित्व कहते हैं इनको। क्या होते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस? सर जो काम करता हूँ मतलब उसमें बेड़ियों में बंधा होता है, मतलब कि मेरे को कानून के दायरे में रहकर काम करना है। मतलब आपको जो भी काम करना है वो कानून के दायरे में रह के करना है। कानूनी दायित्व मतलब व्यक्ति को विश्वास होता है कि काम करने के लिए कानून से बंधा है। अब फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाता है, उसको रिपोर्ट मिलती है कि वहां पे टेररिस्ट हैं, वो चला जाता है, ठीक है, वहां पे मकानों में जाके जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, और तो वहां पे
रोक लगाने उसको अपने की वजह से कोई सजा ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस अभी तो पूछा जाता है अरेस्ट किया एक पर्सन को, उसके ऊपर शक था बर्थडे के सच का जांच का हिस्सा नहीं माना जा सकता कि जांच आपने सही था, लेकिन आपने उसकी जो मार पिटाई की साहू सालिग्राम खेत में की जो होता है मतलब जो गाड़ी होती है जिससे वो सप्लाई करता है उसको वो पुलिस स्मगलिंग। तो यहाँ पे जो एक्यूज जिसको उन्होंने पकड़ा पुलिस वालों ने और बंद रखा तो क्या सकता है, कर सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि
कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने गुड स्मगलिंग नहीं थी। तो ये एक्शन जो था पुलिस वालों का वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउड होगा, कोई भी जेल सजा नहीं होगी। फिर है धाकी सिंह वर्सेस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक्यूज वो शूट मिस्टेकिंग हिम फॉर अ थिफ, उसको लगता है ये वाला गलती से एक दूर व्यक्ति को गोली मारता है। तो यहाँ पे पुलिस के इंटेंशन को चेक किया जाएगा, गोली चलाई थी के लिए चलाई थी। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा एक्शन वर नॉट जस्टिफाई एज ही वाज नॉट अ पोजीशन टू अपरेंट द पर्सन, कि उसके एक्शन को किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी, तो यहाँ पे डिफेंस अलाउड, क्योंकि पुलिस को गोली मार, पुलिस पूरी कोशिश करती है कि उसको अरेस्ट किया जाए। जब भी मजबूरी में गोली मारनी होती है तो पुलिस हमेशा पैर में गोली मारती है, रीजन व्यक्ति मरना और पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने गलत जगह गोली मारी जिससे व्यक्ति की मौत हो गई, तो इसलिए पुलिस वाले के ऊपर केस चला, रॉन्ग थी उसको मारने की थी। अब है आरवी प्रिंस, डिफेंडेंट है, वो 14 साल की लड़की है, आउट ऑफ हर पेरेंट्स पोजीशन बिलीविंग शी, वो अपने पेरेंट्स के पोजीशन और पेरेंट्स उसको 18 साल की मान रहे हैं, जबकि असली में लड़की could be defined in a strict liability offense। क्या ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जहां पर वो 14 साल की लड़की को 18 साल मान रहे हैं, तो क्या ये डिफेंस मिलेगा इस पे? तो कोर्ट ने कहा मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट डिफेंस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। यहाँ पे स्टेटस जो है डज नॉट नॉलेज नहीं थी। तो डिफेंडेंट वाज कन्विक्टेड फॉर अबडक्शन, तो उसके ऊपर अपहरण का केस चला। व्यक्ति ने एक लड़की को उठा लिया ये समझकर कि वो 18 साल की है, उसकी मर्जी से आ गई। बाद में ये पता लगा कि वो 14 साल की है, 18 की है, पेरेंट्स ने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अबडक्शन अपहरण का केस बनेगा इसके ऊपर, क्योंकि नाबालिग की मर्जी को भी नामर्जी माना जाता है। आरवी डिफेंड यहाँ पे औरत ने दूसरी शादी कर ली, वो ये मानती थी कि उसका हस्बैंड मर चुका है, लेकिन असली में उसका हस्बैंड मरा नहीं था, वो शिप पर यानी कि जहाज पर काम करने गया था, बाद में वो वापस आ गया जब तक बीवी ने दूसरी शादी कर ली। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट को कुड बी डिफेंस टू बायगैमी, तो बायगैमी यानी कि से वो बच सकती है इस रीजन से क्योंकि उसको ये पता था, उसको गुड बिलीव था कि उसका हस्बैंड मर चुका है। तो ये जो रीजनेबल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हैं ये अलाउड होते हैं जनरल एक्सेप्शंस के रूप में, और डिफेंडेंट जो है वो आरोपों से बरी हो जाता है, एक्विटेड हो जाता है, उसके पास चार्जेस हट जाते हैं। अब है चिरंगी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो चिरंगी वाला जो केस है, यहाँ पे आरोपी जंगल में पत्ते इकट्ठा करते समय अपने बेटे को समझ लिया, मतलब माँ और बेटे गए जंगल, माँ और बेटे जो है सूखे पत्ते उठा रहे थे, अचानक से देखा कि भाई झाड़ियों में कुछ पत्ते हिल रहे हैं, आवाज आ रही है, तो उसको लगा बाघ आ रहा है, उसने तुरंत उसका करके गोली मार दी। जैसे गोली मारी वो उसका बेटा मर गया, उसका बेटा ही था उस समय। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो उनका रिश्ता था माँ बेटे का, वो ऐसा रिश्ता था कि वो पूरे विश्वास और बिलीफ के साथ था, यानी कि माँ कभी अपने बेटे को नहीं मार सकती जब कोई झगड़ा कोई रीजन ना हो। तो वहां पर कोर्ट ने वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जनरल एक्सेप्शन को एक्सेप्ट कर लिया और उनको हत्या के आरोप से बरी कर दी। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा खासी, यहाँ पे जो एक्यूज था वो गाइडिंग इज फीट शॉट एन एरो एट अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक उड़ते हुए
किसी ऑब्जेक्ट को निशाना बना रहा है अपने धनुष्मान से, बिलीविंग इट टू बी अ बियर, उसको लगा कि वो बियर है। शॉट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अ पर्सन, लेकिन वो बियर नहीं था, वो भालू नहीं था, एक इंसान था जो मर गया। तो वेदर द एक्यूज कोड क्लेम द डिफेंस, तो यहाँ पे क्या एक्यूज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्लेम मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा। तो जजमेंट क्या था कोर्ट का, कोर्ट ने कहा कि जो एक्यूज है उसने जो भी काम किया वो गुड फेथ में किया, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ उससे, यानी कि वहां पर उसने पक्षी तो समझा, पक्षी नहीं था, वो कोई व्यक्ति निकला। तो एक्यूज को एक्यूट ऑफ चार्ज कर दिया, उसको उस पे से चार्ज हटा दिए गए। अब जुडिशियल एक्ट, ये आगे आ गया सेकंड पॉइंट। जुडिशियल एक्ट जो है 77 और 78 आईपीसी और बीएनएस का सेक्शन 15 से लेके 60। सबसे पहले 15, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, न्यायाधीश का न्यायिक कार्य करते समय किया गया कार्य। अगर जज पनिशमेंट देते देते कोर्ट में किसी और तरह की कोई पनिशमेंट साथ जोड़ दे, कुछ कड़ी सजा लगा दे, तो क्या उसको पर्सनल लेकर जज के ऊपर आरोप लगाकर उनको भी जेल में डाला जा सकता है या उनके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जजेस जो भी काम करते हैं वो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं जुडिशरी, यानी कि अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते समय कानून द्वारा दी गई, जिसमें नेक नियत से कानून द्वारा दी गई मान्यता है, किसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। अब है एसेंशियल जुडिशियल ड्यूटी, ये जो एक्ट है ये परफॉर्म करता है इन कोर्स ऑफ जुडिशियल ड्यूटीज। गुड फेथ, जज मस्ट एक्ट विद अ जेन्युइन बिलीफ इन देयर जुरिडिक्शंस एंड अथॉरिटी। तो जज ये बिलीव करता है जेन्युइन फैक्ट के कि वो जो भी काम कर रहा है वो अपनी अथॉरिटी और अपने जुरिडिक्शन के अंदर कर रहा है। तो जज अगर किसी को सजा सुनाता है मौत की, तो यहाँ पे जज बदला लेने के नहीं सुना रहा, अपना पर्सनल बदला नहीं ले रहा, वहां पर जज कानून को बचाने के लिए कानून के हिसाब से काम कर। अब सेक्शन 16, एक्ट डन प्रोस्युएंट टू जज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो न्यायालय का कोई भी निर्णय या उपदेश, उसके उस निर्णय या उपदेश के अनुसार कोई कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर न्यायालय कोई निर्णय देता है, कोई आदेश देता है, उस आदेश के बाद अपराध जो है वो साबित हो जाता है, तो न्यायालय ऐसे निर्णय के आदेश देने का अधिकार क्षेत्र ना हो, मतलब वो उनके जुरिडिक्शन से बाहर है कोर्ट की, लेकिन कार्य करने वाला नेक नियति और विश्वास के साथ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आया है। अब है एसेंशियल ओबीडेंस टू जुडिशियल ऑर्डर। जुडिशियल ऑर्डर को हमेशा ओबीडेंस करना चाहिए, ओबीडेंस मतलब पालन करना चाहिए। गुड फेथ बिलीफ, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटर होता है वो सत्यता के विश्वास के साथ इसको मानता है। तो एग्जीक्यूशनर जो है कैरिंग आउट अ कोर्ट ऑर्डर और हैंगिंग, कैरिंग आउट केट ऑर्डर हैंगिंग, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से लागू करना। अब है कपूर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो सर्च वारंट है ये इशू किया जाता है एक माइनर लड़की के खिलाफ, जहां पे उसकी मदर जो है वो रिकवरी कर रही है। तो मदर ऑफ द गर्ल, लड़की की जो माँ है, वो सर्च वारंट लेती है। सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट हैविंग रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ गर्ल, मजिस्ट्रेट उस लड़की के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, उसको डायरेक्ट करता है टू गिवन हर सीट इन अ कार, कि उसको कार में एक प्रॉपर सीट प्रोवाइड की जाए। दे वुड नॉट कमिट एन ऑफेंस, ताकि वो कोई ऑफेंस कमिट ना करे। दे आर फुली प्रोटेक्टेड, वो उसको पूरी तरह से विश्वास दिलाया जाता है कि वो प्रोटेक्ट है सेक्शन 78 आईपीसी में। तो जो डिफेंडेंट है बिटवीन डिफरेंस क्या है सेक्शन 77 और 78 में? जो जुडिशियल एक्ट है जो प्रोटेक्ट है अंडर सेक्शन 78, इवन authorize the court, no jurisdictions, but in section 77 the judge must act with his jurisdiction to protected by, तो जज को अपने लिमिट के अंदर रहकर काम करना पड़ता है ताकि
वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर उनको न्याय दिला सके, जो न्यायाधीश है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नारायण दत्तात्रेय आंते। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशियल एक्ट है वो एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन ऑफ आईपीसी applies with the act performed by the public servant in good faith and within the scope of their official duty। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी काम को ये मान के कर रहा है कि उसकी ड्यूटी के दायरे में आता है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है, या फिर ये मानते हैं कि जो स्कोप है, ओमिशन जो है, कमीशन जो है, वो एक मैलाफाइड है, इंटेंशन कह सकते हो, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। अब है के.आर. लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये जो के.आर. लक्ष्मण वाला केस है, यहाँ पे प्रीवियस सेक्शन हो गया, यानी कि पहले से सेंक्शन था, पब्लिक सर्वेंट कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द एक्ट परफॉर्म और डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। सरकारी अधिकारी के द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को खत्म करने के लिए कोई भी एक्ट कदम उठाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पीरियड सैंक्शन, तो पहले से अगर आपने सेक्शन ले रखा है, रिक्वायर्ड बिफोर द प्रोसिक्यूशन कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट अंडर द जुडिशियल एक्ट एक्सेप्शन इन सेक्शन 197 ऑफ आईपीसी। अब है एक्सीडेंट, सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस सेक्शन 18। तो आईपीसी का 80 और बीएनएस का 18 दुर्घटना। अब मुझे बताइए, पहली दुर्घटना बता रखी है एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक लॉफुल एक्ट करते हुए दुर्घटना हो जाना, तो ये ऑफेंस है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है। कब नहीं है? डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य से आपको एक्सीडेंट हुआ और किसी को चोट लग गई, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आता है। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, बिना मेंसरिया के आप किसी भी नॉलेज को पकड़ना चाह रहे हैं। वाइल डूइंग अ लॉफुल एक्ट, जब आप किसी कानूनी एक्ट को परफॉर्म करते हैं, इन अ लॉफुल मैनर, कानूनी रूप से, और एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो कोई भी अपराध जब तक अपराध नहीं होता जब तक वो दुर्भावना से ना किया जाए, दुर्भाग्य से ना परफॉर्म हो जाए, या कानूनी काम करते समय उसका कोई एक्सेप्शन जो है वो मौजूद ना। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन ऑफ नॉलेज in the doing of lawful act, lawful manner, lawful means with proper care and caution। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला है अनइंटेंशनल एक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट जो आपने अनइंटेंशन किया, यानी कि आपकी इंटेंशन नहीं थी आप उनको घायल करें। लॉफुल एक्ट, ये जो एक्ट है ये मस्ट बी लॉफुल इन द नेचर एंड गेम, प्रॉपर केयर और कॉशन, ड्यू डिलिजेंस मस्ट बी एक्सपीरियंस, जरूरी बातें इसकी, अनजाने में किया गया काम या अनजाने में हुआ नुकसान, अनजाने में हुई दुर्घटना या दुर्भाग्य के कारण। अवैध कानूनी काम, काम की प्रकृति, संसाधनों में कानूनी होना और उचित राजधानी और सतर्कता। उचित सावधानी का मतलब है कि जहां पर आप पूरी कॉशंस, आपको नुकसान हुआ लेकिन आपने अपने को नुकसान से बचाने के लिए पूरी फाइट की। जैसे क्रिकेट बॉल हिट्स अ बायस्टैंडर ड्यूरिंग अ मैच प्रोवाइडेड द प्लेयर एक्सरसाइज कॉशन। तो यहाँ पे हैचेट हैड फाइल ऑफ एक्सीडेंटली एंड मेजर समवन, इंजर्ड समवन, उसने किसी दूसरे को जो है चोट या नुकसान पहुंचा दिया, घायल कर दिया। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस रंगास्वामी 1952, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस रंगास्वामी। यहाँ पे जो एक्यूज था उसने एक शॉर्ट कंप्लेंट फाइल की, बिलीविंग इट वाज अ हाइना बट टर्न्ड आउट टू बी अ पर्सन, बाद में वो पर्सन बन गए। वेदर द एक्ट वाज exhausable
अंडर सेक्शन 80 क्या एक्ट में इसके लिए कोई स्कोप है? तो कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने कहा वॉज डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, कि जो भी एक्टिविटी की है वो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के की है, गुड फेथ में की है, प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे को। तो एक्यूज वॉज एंटाइटल्ड टू बी बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80, अगर दूसरे को बचाने के लिए की है तो उसको सेक्शन 80 का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। अब है जोगेश्वर वर्सेस एम्परर 1924। फैक्ट, यहाँ पे जो एक्यूज है वो हिट कर रहा है विक्टिम को एक्सीडेंटली, हिट दिस सॉरी उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को चोट पहुंच जाती है, कॉजिंग द डेथ ऑफ चाइल्ड, जिससे उसका घर में बच्चा मर जाता है। वेदर द एक्ट वाज एक्सक्यूजेबल, क्या यहाँ पे सेक्शन 80 जो है वो एक्सक्यूजेबल है? तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि एक्ट वाज नॉट लॉफुल, एक्ट जो है वो लॉफुल नहीं है, एज द एक्यूज वाज इंगेज इन अ अनलॉफुल एक्ट, और ये अनलॉफुल एक्ट में होता है आपका हिटिंग द विक्टिम। एक्यूज वाज नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80, तो यहाँ पे सेक्शन 80 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्यूज। तो ये हमने यहाँ तक केस कर लिया। अब ये टुंडा वर्सेस स्टेट जो है ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको शुरू कर लेंगे। कोई आपके डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये आपने बीएनएस पढ़ना शुरू कर लिया है?